हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय एमसीक्यू सेशन। आज के एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और आज के एमसीक्यूज में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पैथोलॉजी और उनके साइंस के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ही अटेंटिवली इस सेशन को सुनना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं अपने। Question number one is these are features of medulloblastoma except A is radio resistance, B is highly radiosensitive, C is occurs in first decade and D is correction of aorta. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज रेडियो रेजिस्टेंस। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन से फीचर्स हैं मेडुलोब्लास्टोमा के। अब देखो मेडुलोब्लास्टोमा को एक बार समझ लेते हैं। मेडुलोब्लास्टोमा का मतलब होता है कि वो कैंसर जो कि सेरिबेलम में होता है। और देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिस आर फीचर्स ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा, सिर्फ एक को छोड़ के। यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा ना तो बाकी सारे उसके फीचर होंगे, पर सिर्फ जहाँ पे एक्सेप्ट आएगा ना तो उसका मतलब होगा कि कोई एक को छोड़ के। तो वो यहाँ पे कौन सा एक नहीं है, वो है रेडियो रेजिस्टेंस। बाकी जैसे कि हाईली रेडियो सेंसिटिव हो गया, साथ में अकर्स इन फर्स्ट डिकेड हो गया और साथ में कोरेक्शन ऑफ अयोटा हो गया, ये सारे के सारे फीचर्स हैं मेडुलोब्लास्टोमा के। Question number 2 is widening of the C loop in X-ray is diagnostic of A is chronic pancreatitis, B is carcinoma head of pancreas, C is periampullary carcinoma, D is calculi in the ampulla of water. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो एक्सरे अगर हम किसी पेशेंट का निकालते हैं तो जो सी लूप है अगर वो मतलब नॉर्मल से ज्यादा बड़ी आ जाती है, ज्यादा उसमें वाइडनिंग हो जाती है, तो हम कहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे होगी। तो देखो जो सी लूप है जिसको हम ड्यूडेनम भी कहते हैं, वो होती है एट द हेड ऑफ पैनक्रियास। आपको ये पता होगा अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी हो। तो डेफिनेटली अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो जो प्रॉब्लम है वो फिर पैनक्रियास में होगी और हो सकता है कि वहां पे कार्सिनोमा हो सकता है, मतलब कि कोई कैंसर सेल पैनक्रियास में हो सकते हैं। उस वजह से जो हमारी सी लूप है उसमें भी जो नॉर्मल से ज्यादा वो बड़ी हो जा रही है। ये देखो यहाँ पे आपको कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास की इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सी लूप है उसकी बाइंडिंग हो चुकी है। अब देखो जो सी लूप है उसको हम ड्यूडेनम भी कहते हैं, जो कि 20 से 30 सेंटीमीटर सी शेप की होती है और राइट साइड पर होती है वर्टेब्रल कॉलम के। तो देखो ये वर्टेब्रल कॉलम है और इसके राइट साइड पर है ड्यूडेनम अपने, जो कि इस वक्त वाइडन हो चुकी है। और जो कन्वेक्सिटी होती है ड्यूडेनम की, वो इनकम्पास करती है, मतलब कि उसके जो दूसरी तरफ है वो हेड ऑफ पेनक्रियास आता है, मतलब कि जो हेड ऑफ पेनक्रियास है वो इस तरफ होता है। तो इस तरह से अगर मान लो कि हेड ऑफ पेनक्रियास पर अगर कार्सिनोमा अराइज हो रहा है तो जो उसका डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो पड़ेगा ड्यूडेनम पर। Question number 3 is scalloping of the edges of sigmoid colon on varium enema is seen in A is diverticulitis, B is Crohn's diseases, C is pneumatosis intestinalis and D is ulcerative colitis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनैलिस। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो सिग्मोइड कोलोन है उसकी जो एजेस है अगर वहां पे वेरियम एनीमा के टाइम आपको वहां पे अगर स्कैलोपिंग दिखाई दे रही है तो वो किस केस में दिखाई दे रही होगी या वो कौन सा केस होगा, तो वो होगा न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनैलिस। तो इसका क्या मतलब है कि जो कैविटी है वहां पे जो स्पेस, मतलब कि जो स्पेस होगा उसमें एयर भर गई होती है, तो उस वजह से जो एजेस होती है वहां पे स्कैलोपिंग दिखाई देती है जब हम वेरियम एनीमा के द्वारा स्कैन करते हैं।
जब हम बेरियम एनीमिया का यूज करते हुए स्कैन करते हैं तो जो स्कैलोपिंग है वो हमें दिखाई देती है सिग्मोइड कोलोन में इन केस ऑफ न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनैलिस। ये देखो यहाँ पे आपको न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनैलिस की इमेज दिखाई दे रही है। इसका साइन क्या है बेसिकली कि यहाँ पे आपको गैस दिखाई देती है जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है। ये देखो यहाँ पे आप गैस देख सकते हो, तो ये साइन है न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनैलिस का। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कौन से रेडियोग्राफिक इमेजिंग टेस्ट का, तो वो है बेरियम अनीमा। और देखो ये एक कंडीशन है, इसको कॉज करने वाले और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लामेटरी वोवल डिजीजेस होगी और साथ में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ये तीनों के तीनों भी जो न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनैलिस है उसको कॉज करते हैं। Question number 4 is characteristic of benign tumor of lung in X-ray is A size is greater than 5 centimeter diameter, B is cavitation, C is peripheral location and D is concentric dense calcification. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज कंसेंट्रिक डेंस कैल्सिफिकेशन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर लंग में बिनाइन ट्यूमर हो रखा है तो वो हमें कैसा दिखाई देगा या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी स्पेशली एक्सरे में। तो देखो वो हमें जो बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर बेसिकली होता है कि जो एक जगह पे लोकलाइज्ड हो। तो जो लोकलाइज्ड ट्यूमर है वो लंग में वो एक्सरे में किस तरह से दिखाई देता है एज ए कंसेंट्रिक डेंस कैल्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि सर्कल की फॉर्म में आपको वो दिखाई देता है और बहुत ही गाढ़ा होता है और साथ में ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे कैल्सिफिकेशन हो रखा है। तो अगर इस तरह से आपको एक टाइप से सर्कल दिखाई दे रहा है जो बहुत ही गाढ़ा हो और साथ में उसमें मतलब वाइट वाइट अपीयरेंस आ रही हो, तो वहां पे जो है वो विनाइन ट्यूमर हो रखा होता है पेशेंट को। Question number 5 is best imaging modality to diagnose liver mass is A is plain film, B is angiography, C is CT scan and D is nuclear scan. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज न्यूक्लियर स्कैन। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सी बेस्ट मोडेलिटी है, स्पेशली बेस्ट इमेजिंग मोडेलिटी है लीवर मास को डायग्नोज करने के लिए, तो वो है न्यूक्लियर स्कैन जिसको हम पेट स्कैनिंग भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर स्कैन की इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको लीवर दिखाई दे रहा है और लीवर में आपको लीवर मास भी दिखाई दे रहे हैं। Question number 6 is commonest cause of intracranial calcification is A is pineal calcification, B is intracranial aneurysm, C is meningioma and D is tuberculoma. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज पीनियल कैल्सिफिकेशन। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कॉमनेस्ट कॉज क्या है, मतलब कॉमनेस्ट सबसे कॉमनेस्ट कारण क्या है इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन का, तो वो है पीनियल कैल्सिफिकेशन। जो पीनियल ग्लैंड है अगर उसकी कैल्सिफिकेशन हो रखी है इस वजह से जो इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन है वो भी हो जाएगी। Question number 7 is which imaging method is ideal in evaluating hypertension? A is angiography, B is colored flow Doppler, C is MR angio and D is CT scan. The right option है option C that is MR angio. इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सी इमेजिंग मेथड सबसे बेस्ट है जब हमने हाइपरटेंशन को इवेल्युएट करना होता है, तो वो होता है एमआर एनजीओ। तो एमआर एनजीओ सबसे आइडियल इमेजिंग मेथड है जब हमने हाइपरटेंशन को इवेल्युएट करना होता है। देखो एमआर का क्या मतलब है, यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस और एनजीओ का मतलब है एंजियोग्राफी। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी या फिर एमआरआई एंजियोग्राफी हम यूज करते हैं जब हमने हाइपरटेंशन को इवेल्युएट करना होता है। अब हाइपरटेंशन समझ लेते हैं, तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई बीपी।
Question number 8 is for superior orbital fissure best view is A is plane AP view, B is Cladwell, C is Towns and D is basal view. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज बेसल व्यू। तो जो ऑर्बिटल फिशर को अगर हमने देखना है तो वहां पे हम बेसल व्यू का यूज करते हैं। ये देखो ये बेसल व्यू दिया गया है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को देखने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो एरो से आपको दिखाया भी गया है। तो ये कौन सा व्यू है? ये है बेसल व्यू। जो आपका हेड है वो पीछे को थोड़ा सा टिल्ट करके फिर जो स्कैन है वो किया गया है। Question number 9 is sequestration lung is best diagnosed by A is CT scan, B is MRI, C is barium swallow and D is angiography. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज एंजियोग्राफी। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो सीक्वेस्ट्रेशन लंग है वो किस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो वो हम डायग्नोज कर सकते हैं एंजियोग्राफी के द्वारा। ये देखो ये पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन का आपको इमेजेस दी गई हैं। देखो पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, इसको हम एसेसरी लंग भी कहते हैं। ये एक रेयर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है लंग टिश्यू का, मतलब कि बहुत ही रेयरली होता है और साथ में बाय बर्थ फॉर्म हो जाता है। बाय बर्थ ही ये डिफेक्ट होता है और ये मालफॉर्मेशन मतलब कि कुछ डिफेक्ट है यहाँ पे लंग टिश्यू में। इट अकर्स व्हेन ए मास ऑफ नॉन फंक्शनिंग लंग टिश्यू डिवेल्प्स। जब कोई जो मतलब कि नॉन फंक्शनिंग लंग टिश्यू है उसका अगर मास डेवलप हो जाए और जो कि कनेक्ट कर देता है नॉर्मल ब्रोंकियल ट्री और पल्मोनरी आर्टरीज को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस तरह से जो पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन है वो बन गया है, जो कि कनेक्ट कर रहा है पल्मोनरी आर्टरीज को और ब्रोंकियल ट्री को। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो। तो इस तरह से जो पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। Question number 10 is an aneurysm of the sinus of Valsalva usually arise from A is right aortic sinus, B is left aortic sinus, C is posterior aortic sinus and D is pulmonary outflow tract. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज राइट अयोटिक साइनस। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो एन्यूरिज्म है साइनस ऑफ वेलसेल्वा का वो कहाँ से अराइज होता है। तो वो अराइज होता है राइट अयोटिक साइनस से। अब देखो एन्यूरिज्म का क्या मतलब है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है बेलुइंग या फिर स्वेलिंग। तो अगर साइनस ऑफ वेलसेल्वा का एन्यूरिज्म हो रखा है तो वो यूजुअली अराइज होता है राइट अयोटिक साइनस से। ये देखो हार्ट की इमेज आपको दिखाई दे रही है, रेडियोग्राफिक इमेज आपको दिखाई दे रही है जिसमें आप राइट अयोटिक साइनस पे आप एन्यूरिज्म ऑफ साइनस ऑफ वेलसेल्वा देख सकते हो। ये देखो एरो से भी आपको दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पे जो आर ए दिया है इसका मतलब होता है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये है एसओबी। Question number 11 is perihilar fluffy opacities on chest X-ray is seen in A is pulmonary embolism, B is pericardial effusion, C is pulmonary arterial hypertension and D is pulmonary venous hypertension. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन कि जो लंग की जो वेन्स है उनमें ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है या फिर ज्यादा बीपी हो रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर चेस्ट एक्सरे में आपको पेरीहाइलर फ्लफी ओपेसिसिटी दिखाई दे रही है तो वो किस केस में दिखाई दे रही होगी। तो वो दिखाई देती है पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन के केस में। ये देखो यहाँ पे आपको पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन की इमेज दी गई है जिसमें आप ये देखो एरो से भी आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आपको पेरीहाइलर फ्लफी ओपेसिसिटी दिखाई दे रही है जो कि साइन है पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन का।
Question number 12 is which of the following is not a contradiction for IBP? A is renal infection, B is hyperpyrexia, C is multiple myeloma and D is skeletal metastasis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज स्केलेटल मेटास्टेसिस। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है आईबीपी के लिए। जब हम इंट्रावेनस पाइलोग्राम करते हैं तब इनमें से हम किस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कि हमें ये इनमें से कौन से जो चीज है वो नहीं देखनी होती है जब हमने आईबीपी को करना होता है, तो वो है स्केलेटल मेटास्टेसिस। बाकी जितने भी जैसे रीनल इन्फेक्शन हो गया, हाइपर पायरेक्सिया हो गया और मल्टीपल माइलोमा के केस में, इन तीनों के केस में हमें आईबीपी नहीं करनी होती है। मतलब कि अगर मान लो कि अगर किसी पेशेंट को हमें आईबीपी करने को बोला है तो जो अगर मान लो उस पेशेंट को रीनल इन्फेक्शन हो रखा है तो हम वो आईबीपी परफॉर्म नहीं करेंगे पेशेंट के साथ, और अगर इनकेस बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो उसको उस तरह की कोई मेडिसिन है वो दे देंगे ताकि उसको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से जो रीनल इन्फेक्शन हो गया, हाइपर पायरेक्सिया हो गया और साथ में मल्टीपल माइलोमा हो गया, वो तीनों की तीनों कॉन्ट्राडिक्शन है फॉर आईबीपी। Question number 13 is rib notching is produced by A is coarctation of aorta, B is neurofibromatosis, C is superior vena cava obstruction and D is all of the above. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो रिब नोचिंग है वो कौन कौन प्रोड्यूस करता है। तो देखो रिब नोचिंग का क्या मतलब है। रिब नोचिंग का मतलब होता है कि जो सुपीरियर और जो इंफीरियर सरफेस होता है रिब का, उन दोनों में डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिब नोचिंग। तो इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोरेक्टेशन ऑफ अयोटा हो रखा है तब भी रिब नोचिंग वो प्रोड्यूस कर देगा। अगर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो रखा है तब भी वो रिब नोचिंग को प्रोड्यूस करता है, और अगर सुपीरियर वेना कैवल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब भी जो ये प्रॉब्लम है वो रिब नोचिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस तरह से ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। देखो इस इमेज में आपको जो रिब है वो रिब वाला जो पार्ट है वो बहुत ही जूम करके दिखाया गया है ताकि जो जो रिब डिफॉर्म्ड हो रखी हैं वो आपको दिखाई दे जाएं, जिसको हम रिब नोचिंग भी कहते हैं। अब देखो नोचिंग ऑफ द रिब इज ए रेडियोलॉजिक साइन वेयर द सरफेस ऑफ द रिब इज डिफॉर्म्ड। अब देखो एरो से भी आपको यहाँ दिखाया गया है, तो एक रेडियोलॉजिक साइन होता है जिसमें जो सरफेस होता है रिब का वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। अब देखो इट कैन बी करेक्टराइज्ड एज ए यूनिलेटरल और बायलेटरल एंड शुड बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन अफेक्टिंग द अपर और लोअर सरफेस ऑफ द रिब। अब देखो ये मतलब यहाँ पे तो देखो जो आपका लोअर पार्ट है या इंफीरियर सरफेस है वहां पे ही आपको रिब नोचिंग दिखाई दे रही है, पर ये अपर सरफेस पर भी हो सकती है। तो अगर मान लो कि एक ही तरफ है उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल, और अगर दोनों तरफ होगी रिब नोचिंग या फिर डिफॉर्मेशन ऑफ रिब तो वो उसको हम कहेंगे बायलेटरल रिब नोचिंग। Question number 14 is all of the following are true about iodinated intravascular contrast media except A's they are used in digital subtraction angiography, B's they are radio opaque, C's they can cause anaphylactic reaction and D's they are used in magnetic resonance imaging। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है आयोडीनेटेड इंट्रावेस्कुलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे ट्रू है, सिर्फ एक कोई है वो ट्रू नहीं है। तो वो कौन सा है कि ये जो आयोडीनेटेड इंट्रावेस्कुलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज नहीं होते हैं, ये एमआरआई में यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी जितना भी है जैसे कि डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो कि सीटी स्कैन में होती है उसमें भी हम आयोडीनेटेड इंट्रावेस्कुलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं, साथ में ये रेडियो ओपेक भी होते हैं और साथ में ये कई बार रिएक्शन भी कॉज कर देते हैं। तो सिर्फ
जो MRI में ये यूज होते हैं वो चीज सही नहीं है, तो इस वजह से जो ऑप्शन होगा वो MRI आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।